जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य फोर्स अकेडमी में। जैसे कि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका MPGK के सेशन हमारा चल रहा है और आज से 7वां जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं आज सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं और इसी टाइम पे मैं आप लोग के लिए डेली MPGK का पार्ट अपलोड करता हूँ। चलिए, तो रेडी आप सभी? ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों, लक्ष्य फोर्स अकेडमी का चैनल जिन भी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार और सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ठीक है, MPGK हमारा चल रहा है। फटाफट हम लोग 50 प्रश्न करते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ 50 से अधिक भी कराने की आप लोग को पूरी कोशिश करता हूँ। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, पहला प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर 110वां नंबर का दे रखा है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है साथियों। कहाँ स्थित से मतलब किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ते जाइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है। चंबल घाटी आप लोग को बताना है कि किस पठार के अंतर्गत आती है साथियों। तो मध्य भारत का पठार, जैसे ऊपर वाला जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है ना, भिंड मुरैना वाला, तो वहाँ पर आपकी ये आती है। चलिए आगे यदि हम बढ़ते हैं यहाँ से, तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंबल बेसिन में सबसे उत्तरीय जिला कौन सा है। सबसे उत्तरी जिला आपको बताना है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर मुरैना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है आपके सामने प्रश्न है कि मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य यानी कि कौन सा राज्य है भैया। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना, क्योंकि पहले पे कौन है, राजस्थान है, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जाना जाता था। कौन सा स्थान? तो साथियों शिवपुरी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी जाना जाता था सिंधिया परिवार की, तो यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सापेक्षता मध्य प्रदेश का नया जिला है, ठीक है ना, कौन सा नया जिला बना है, ठीक है। तो यहाँ पर अनूपपुर, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अनूपपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जो मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ राज्य से मिलाता है, ये आपको याद रखना है। ये जिला 15 अगस्त 2003 को शहडोल जिले से अलग हुआ था और अनूपपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का अंतिम जंक्शन। तो याद रखना, यदि आपसे बॉर्डर साझा करने की बात करें तो यह याद रखिए कि जो मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ राज्य से मिलाता है। क्लियर है साथियों, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, कि कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य बोला इसमें साथियों, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना, पहले पर राजस्थान है, हम सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में कौन सा जिला जो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अलीराजपुर। देखिए मध्य प्रदेश के 49वें जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व अलीराजपुर झाबुआ जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था, ठीक है, और अलीराजपुर जिला 2 अन्य राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, किस किस के साथ, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ। आप लोग मैप देखेंगे ना तो उसमें ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख करिए जो मध्य प्रदेश के दक्षिण छोर पर पड़ता है। तो दक्षिण छोर पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है, ध्यान रखिए ऑप्शन के हिसाब से, तो महाराष्ट्र कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उज्जैन और इंदौर, ठीक है साथियों। ये पन्ना और उज्जैन आपको ऊपर रीवा पन्ना वाले में आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र भी आपका, उज्जैन थोड़ा सा आपका नीचे पड़ता है, रीवा पन्ना वाला क्षेत्र आ जाता है, इधर उमरिया और रीवा आपका बघेलखंड वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा, मालवा, उज्जैन और इंदौर, ठीक है। अगला देखिए, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है, ठीक है ना, तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा साथियों आपका ए, मालवा और बुंदेलखंड को बांटता है। क्लियर है, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला
उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों सिंगरौली। देखिए आपको मैप आना चाहिए साथियों, ठीक है ना। आपका कुछ इस तरह से मैप बनता है, ठीक है ना। ये आपका कुछ इस तरह से मैप बनता है, मैंने हल्का सा बना दिया, ठीक है ना। तो आपको स्थिति पता होना चाहिए कि कौन सा जो हमारा जिला है वो किस शोर में पड़ता है, ठीक है ना। सिंगरौली आपका सबसे पूर्वी जिला है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा क्या है इसमें, देखिए कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप जानते हैं इधर उत्तर प्रदेश पड़ता है, क्लियर है। इधर आपका छत्तीसगढ़ पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसके रूप में साझा करता है। अब देखिए रीवा पन्ना की बात करूँगा तो ये यहाँ का ही पड़ेगा, ठीक है। आपका अनूपपुर देखेंगे तो आपका यहाँ का ही पड़ने वाला है। और आपका देखिए शहडोल देखूंगा वो भी आपके इधर है। और आपका बच्चा क्या सिंगरौली। तो सिंगरौली एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की सीमाओं को साझा करता है, क्लियर है साथियों। तो इतना आप लोग को मैप के माध्यम से याद होना चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। कौन सा शहर, तो इंदौर, हम सभी जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए आप सभी, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है साथियों। तो देखिए मध्य भारत का पठार भी हम लोगों ने पढ़ा है, सतपुड़ा मेकाल पठार भी हम लोग ने पढ़ा है, नर्मदा सोन घाटी भी हमने पढ़ा है। अब पश्चिमी पठार तो ऐसा तो हमने कुछ सुना नहीं है साथियों। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग कि निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है। गोंडवाना पर्वत स्थित है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब क्यों है थोड़ा सा देखिए, इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित ऐसा राज्य जहां पर्वत, पठार और मैदानों में एक संतुलन विद्यमान है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर भारत में गोंडवाना शैल क्षेत्र है, ठीक है। और दक्षिण में एक पेटी लोअर गोंडवाना क्षेत्र है। गोंडवाना शैल समूह क्षेत्र की विशेषता है जहाँ संघन वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो गोंडवाना जो गोंड जाति के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है, गोंडवाना क्षेत्र, क्लियर है। अगला देखिए कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकता है। पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था साथियों, ठीक है ना। ये वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं इधर आपका मालवा का पठार पड़ता है, क्लियर है। तो इतना तो बेसिक है, आप लोग को आना चाहिए कि मालवा का पठार पड़ता है साथियों, आपको इधर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही पढ़ा हमने गोंडवाना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना लैंड का भाग है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, पूछा है आपसे। तो देखिए कौन सा स्थित नहीं है इसमें, तो हम लोग देखिए ग्वालियर का किला है आपका, ठीक है। इधर आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ओमकारेश्वर भी आपका है, सोमनाथ मंदिर तो गुजरात में साथियों, ठीक है। तो ये तो यहाँ होगा नहीं, ठीक है। अगला देखिए संगमरमर की चट्टाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो जबलपुर है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में स्थित है। याद रखिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कौन सा साथियों, ग्वालियर। ग्वालियर आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए भोपाल बसा है, भोपाल बसा है, कहीं पे बसा है भाई, ठीक है ना। तो भोपाल बसा है 5 पहाड़ियों पर, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 75 वर्ग किलोमीटर में फैला एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर नगर है। झीलों का यह नगर 5 खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और परमार राजभोज ने इसे बसाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है आपके सामने कि भोपाल से इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है, किस की पूछी आपसे साथियों। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टीकमगढ़। भोपाल से पूछ रहा है, तो टीकमगढ़ की जो है दूरी सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो बाकी आप इन सभी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आसपास आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सबसे बड़ा शहर आपसे पूछा साथी कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपका, इंदौर है, ठीक है ना। याद रखना है आपको कौन सा है, इंदौर है, याद रखिएगा आपको, ठीक है। कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है, जबकि भोपाल दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश को एक और नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाघों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है ना। और कितने बाघ पाए जाते हैं, तो ये पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, कल वाले में आप लोग थोड़ा सा उसमें देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, क्या है भाई, ठीक है। तो ये पठार है, पठार क्या है, पठार है साथियों। पठार क्या होता है आपको, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए पठार क्या होता है, ठीक है।
चलिए देखिए इसमें कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार है जो दक्षिण भारत का भाग है। वास्तव में यह उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठार के बीच एक अवरोध भूभाग है, ठीक है ना। तो इसे आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है। भाई मध्य प्रदेश के उत्तर में पूछा आपसे कौन सा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको याद रखना है राजस्थान और कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अगला है, मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था, ये आपसे पूछ लिया क्या कहा जाता था, तो मध्य प्रांत का भाग था, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है आपके लिए कि अमरकंटक जिला कहाँ स्थित है। अमरकंटक कहाँ स्थित है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनूपपुर में। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित, पूर्व की बात करें साथ ही इधर पूर्व में स्थित दो राज्य कौन कौन से हम जानते हैं। इधर उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इधर आपका राजस्थान पड़ता है, गुजरात पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो इधर आपका कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, कौन कौन सा पड़ता है आपका। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ और कौन सा हो जाएगा झारखंड, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से चलिए, आप मैंने बोला ना, सॉरी माफ़ कीजिए, पूर्व बोला है इसने, तो पूर्व इस साइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश बनता है, ठीक है ना। बैठे हुए ऊँट की आकृति से बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ पड़ता है और झारखंड इधर कहीं पड़ता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र आप देखेंगे तो महाराष्ट्र इधर है, आंध्र प्रदेश इधर है, तो ये पूर्वी थोड़ी हो गया साथियों। यदि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे, राजस्थान इधर है और उत्तर प्रदेश इधर है, तो ये भी गलत है। अगला है उत्तर प्रदेश और गुजरात, तो गुजरात इधर है आपका, उत्तर प्रदेश इधर है, तो ये भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर कौन सा बचा आपका, डी वाला, क्यों, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ इधर है और आपका झारखंड भी इधर है, तो दोनों आपके पूर्वी साइड है। तो उम्मीद है आप लोग को इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश का नाम किसने रखा था। मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था, तो हम सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय मानक मध्याह्न क्या है, तो 82.5 डिग्री, ठीक है ना। 82.5, सॉरी माफ़ कीजिए साथियों, पश्चिम नहीं है, पूर्वी देशांतर है, थोड़ा ऑप्शन देख नहीं पाया मैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये देशांतर क्या होता है और अक्षांश क्या होता है, तो देखिए छोटा सा एक मैं यहाँ पर मानचित्र बना देता हूँ विश्व का। ये ऊपर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो ये रेखा खींची जाती है ना, इन्हें बोला जाता है देशांतर। और जो आड़ी रेखा होती है ना साथ, इन्हें बोला जाता है अक्षांशी रेखा। क्लियर है, तो ये आपको इतना याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है साथियों, बघेलखंड आप देखेंगे बिल्कुल है, मालवा आप देखेंगे बिल्कुल है, महाकौशल वाला क्षेत्र जबलपुर और ये सब आते हैं उसके अंतर्गत ये है, छोटा नागपुर नहीं, क्योंकि साथियों झारखंड राज्य में पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक, तो इतना आप लोग को समझ आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में जिला कौन सा है, मोर की जगह जिसका अर्थ है साथियों, तो वो है आपका मुरैना। क्यों, मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का प्रमुख जिला मुरैना का प्राचीन, ठीक है, मुरैना का प्राचीन नाम है जो महाभारत काल के समय बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यहाँ मोर पक्षी की बहुतायत के कारण इसका नाम मुरैना पड़ा है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों कि नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर मिलते हैं, क्या मिलते हैं भाई, अमरकंटक मिलता है, याद रखना है आपको, क्या मिलता है, अमरकंटक मिलता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आप देखेंगे इधर, तो ये सतपुड़ा की रानी है और ये नर्मदा है, यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। क्लियर है, तो इसके पूर्वी छोर पर क्या है, तो अमरकंटक पड़ता है, जैसे कि अभी हमने समझ लिया। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों। अगला प्रश्न दे रखा है कि मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है आपका साथियों, चलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है किन दो भागों में, तो मालवा और बुंदेलखंड में बांटता है साथियों, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, मालवा और बुंदेलखंड में। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नाम के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, सिंगरौली। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी, तो साथियों ये रिपीटेड प्रश्न।
चलिए साथियों, तो वो जो आपका पिछला टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अभी हम देखेंगे अगला टॉपिक आपका, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश में वन संसाधन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले साथियों। तो मध्य प्रदेश में वन संसाधन से आपके जो प्रश्न बन सकते देखिए, इसे निपटाते हैं हम लोग। जैसे कि आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वन स्थिति, ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन क्षेत्र फल वाला राज्य पूछा साथी कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका मध्य प्रदेश। अगला देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में वर्ष 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, ठीक है ना। कितने की वृद्धि हुई, तो 68 वर्ग किलोमीटर की साथी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका ध्यान रखिएगा। अगला है इन वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार चारा, इमारती लकड़ी, बांस पर सर्वाधिक जो है आपका आश्रित राज्य कौन कौन सा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला है आपका प्रश्न, अगला आपके सामने दिखाई दे रहा है 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, तो 10.87% आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो 2019 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो 10.87, तो इतना आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, आपसे पूछा है, तो बालाघाट जिला है साथी। कौन सा है, बालाघाट जिला है आपका, इतना आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, देखिए पिछला प्रश्न था वन वाला राज्य, तो वन में आपका कौन सा आ रहा था वहाँ पर, बालाघाट। यहाँ वन प्रतिशत के आधार पर आपसे पूछा साथियों, तो कौन सा आ रहा है आपका, बालाघाट ही आ रहा है, ठीक है ना। तो भी आपको ये बालाघाट ही याद रखना है। चलिए, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, आपसे देखिए जिला पूछा है आपसे न्यूनतम, यानी कि कम से कम सबसे कम, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना साथियों आपका, वो कौन सा हो जाएगा, उज्जैन। तो सर्वाधिक पूछा जाए बालाघाट, और सबसे कम यानी कि न्यूनतम पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, उज्जैन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, वन रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के किस जिले का 1% न्यूनतम है, 1% न्यूनतम है, तो यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा साथियों, उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है यहाँ पर, तो आपसे वर्ग क्षेत्र पूछा है, तो 77,414, ठीक है ना। अभी प्रतिशत पूछ लेता तो 10.87% आपका उत्तर हो जाता, लेकिन ये आपसे वर्ग में पूछा है, ठीक है ना, कुल क्षेत्रफल, तो आपको याद रखना है 77,414। क्लियर है साथियों। चलिए अगला देखिए, आपके सामने प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है, यानी कितने प्रतिशत भाग पर जो है वन पाए जाते हैं, तो 25.11% भाग पर क्या पाए जाते हैं, आपके वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने दिखाई दे रहा है, वर्ष 2018 और 19 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का अंश कितना है, यानी वन का बात कर रहा है, उसका अंश कितना है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.35%, ठीक है ना, 2.35% आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना, आपसे इस बार क्या पूछ लिया है, 15 की बात कर लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए उसमें भी आपका 77 था, यहाँ भी 77 है, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रीन वॉश के अंतर्गत कुल वनावरण कितना है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको यहाँ पर 65,186। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल फॉरेस्ट तथा ट्री कवर एरिया कितना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा 85,235 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। अगला देखें, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 94। क्लियर है साथियों, इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत, देखिए फॉरेस्ट मतलब क्या था, वन है ना, वन को इंग्लिश में फॉरेस्ट बोलते हैं। एरिया प्रतिशत किस जिले में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा साथियों बालाघाट। हम लोग पिछले उसमें भी देख चुके हैं आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, जैसे कि अभी पिछले उसमें देख चुके हैं हम लोग थोड़ी देर पहले। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है, तो देखिए
आपसे भी पिछले में 15 पूछा था तो भी 77 था। यहाँ आपसे क्या पूछा है 13 पूछा है तो भी आपका कितना साथियों 77 है। पिछले वाले में 77 400 था, यहाँ पे 77 कितना है 500 था। ठीक है ना, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे यदि हम बढ़ते हैं 1900 आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन कितना प्रतिशत था, वन क्षेत्र माफ़ कीजिएगा कितना था। आपसे यहाँ पर 14-15 की बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 94.69 वर्ग किलोमीटर। 94 पॉइंट में साथियों याद रखना है। अगला देखिए मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है, यहाँ आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है 65%। अगला देखिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.81%, 1.81% आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है। यहाँ तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जहाँ वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। अगला देखिए आपका प्रश्न है कि पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वन का होना आवश्यक है पर्यावरण के अनुसार। ठीक है ना, तो यहाँ पर 33% भाग पर जो है आपका वन होना चाहिए, यानी कि पेड़ पौधे होना ही चाहिए 33%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है। 5। कौन कौन से, चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ आपको दे रखा है कि इस वर्गीकरण का उपवर्गीकरण किया जाता है, जिसमें आपको दे रखा है यहाँ पर, माफ़ कीजिए, यहाँ पर आपको 4 दे रखे हैं, इसके उपवर्ग भी आपको दे रखे हैं। ठीक है ना, और यहाँ से आप लोग देखिए कौन कौन से 5। तो प्रादेशिक आधार पर यहाँ दे रखा है आपको भौगोलिक आधार, प्रजाति आधार, शासकीय आधार, वन विभाग आधार। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका क्लियर दिखाई दे रहा साथियों। चलिए, तो आज के लिए इतने प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी, और कल से हम लोग कोशिश करेंगे साथियों कि हर एक टॉपिक के प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ। ठीक है ना, हर एक टॉपिक के लाने की पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक टॉपिक हम लोग डेली निपटाएं। बस आप लोग के ऊपर है, आप कितनी देर तक इसको पढ़ पाते साथियों। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए यार। ठीक है ना, तो बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करा सकूँ। सपोर्ट चाहिए आपका साथियों। तब तक के लिए खुश रहें और कोरोना से सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।